नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रियाएं। चलो देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो अभिक्रियाएं जिनमें बंध ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच से टूटता है ना। चलो देखो, अभिक्रियाएं जिनमें OH आवंध का विदलन होता है। विदलन का मतलब है टूटना। विदलन का मतलब क्या है? टूटना। चलो, तो जब आप धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हो या क्षारों के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो जो बंध है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच से टूटता है ना। चलो देखो, जैसे यहां पर हम सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो यहां से क्या होगा, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, है ना। और हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ जाएगा? सोडियम, है ना। तो बॉन्ड कौन सा टूट रहा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का। तो यहां पर देखो क्या बन जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा RCOO, सोडियम पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। और साथ में ये हाइड्रोजन की अपन बात करें तो ये इधर आप देखोगे तो H2 के रूप में बाहर होता है। काय के रूप में बाहर होगा? H2। चलो यहां पर देखो, यहां पर भी हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा, यहां पर भी ये हाइड्रोजन बाहर। तो देखो इधर क्या बनेगा, तो यहां पर देखो RCOO, सोडियम पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, प्लस यहां पर, यहां से ये हाइड्रोजन जा रहा है और इसमें से OH, तो इधर ये बाहर हो जाएगा H2O। ठीक है, यहां पर देखो RCOO, तो सोडियम पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अच्छा, अब यहां पर जल निकलेगा और साथ में CO2, है ना, ये इस तरीके से। तो यहां पर आप देखो ये जो बन रहा है इसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट, है ना। साल्ट है ये, क्या है ये? साल्ट। सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, चलो पढ़ लो एक बार। धातु व क्षारों के साथ अभिक्रिया। चलो पहले ये नोट करो, फिर मैं इसके बारे में जो लिखा हुआ है वो आपको बताता है ना। नोट करो पहले ये। अच्छा, ये पहले वाले रिएक्शन को अपन बैलेंस कर लो, यहाँ पर 2 लगा लो, है ना, बैलेंस हो जाएगी। चलो आगे देखो, इन्हीं अभिक्रियाओं के बारे में लिखा हुआ ये, है ना। चलो एक एक करके पढ़ो। एल्कोहलों की तरह कार्बोक्सिलिक अम्ल विद्युत धनी धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, है ना। क्या मुक्त कर रहे हैं? हाइड्रोजन। भाई यहां पर आप देखो ये H2 गैस मुक्त हो रही है। आगे देखो, तथा फिनोलों की तरह क्षारों के साथ लवण बनाते हैं, है ना। तो जैसे फिनाल, जैसे फिनोलो में हम देखते हैं कि भाई क्षार से जब आप अभिक्रिया करवाते हो तो लवण बनता है, यहाँ पर भी उसी तरीके से लवण बनता है ना। भाई जैसे आप देखो ये जो बना है ये क्या है? लवण। ये क्या है? लवण। आप देखो यहाँ भी धातु के साथ अभिक्रिया करवा रहे तो भी लवण बन रहा है।
पर साथ में आप देखो H2 गैस भी दे रहा है ना। चलो आगे देखो। यह दुर्बल क्षारक जैसे कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। भाई जैसे आप देखो यहाँ पर ये NaHCO3 के साथ हमने अभिक्रिया करवाई, तो आप देखो इसमें CO2 भी मुक्त हो रही है ना। कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, है ना। यह अभिक्रिया यौगिकों में उपस्थित कार्बोक्सिलिक समूह को पहचानने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो ये जो अभिक्रिया है ये यौगिक में पता लगाने के लिए करवाते हैं कि भाई इसमें कार्बोक्सिलिक समूह है या नहीं है, या फिर यूं बोल दो पहचान के लिए। चलो नोट करो ये। कर लिया नोट। चलो अगला देखो। अब आगे हम वो अभिक्रियाएं देखेंगे जहां पर बंध कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से टूटता है ना। चलो देखो, COH आबंध विदलन संबंधी अभिक्रियाएं। चलो तो यहां पर आप देखो हमने ले रखा है एथेनोइक, क्या नाम है इसका, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड के हमने 2 मोल ले रखे हैं। तो यहां पर आपको H2SO4 के साथ गर्म करना है या फिर आप P2O5 के साथ गर्म कर दो। तो यहां पर इसमें से क्या निकल जाएगा, जल। तो आप देखो यहां तो एक तरफ से तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, है ना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। और यहां पर इस मोल में आप देखोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच से ही टूटेगा। तो यहां पर आप देखो क्या बाहर जा रहा है, जल। क्या बाहर जा रहा है, जल। तो इधर आप देखो ये क्या बन जाएगा, और ये दोनों कार्बन सॉरी ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो देखो कैसा बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये इस तरीके से। तो इसको हम बोलेंगे एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेनोइक एनहाइड्राइड। और जो जल है वो बाहर हो गया ये। तो नाम लिखे इसका एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेनोइक एनहाइड्राइड। चलो पढ़ लो एक बार। एनहाइड्राइड का विरचन, विरचन का मतलब होता है निर्माण। कार्बोक्सिलिक अम्लों, खनिज अम्लों जैसे H2SO4 अथवा P2O5 के साथ गर्म करने पर संगत एनहाइड्राइड बनते हैं, है ना। तो आप कार्बोक्सिलिक अम्लों को खनिज अम्लों जैसे H2SO4 ले लो या आप P2O5 ले लो, इनके साथ यदि आप गर्म करते हो तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, एनहाइड्राइड, है ना। चलो ये नोट करो पूरा ऐसा का ऐसे ही। लिया नोट। अगला देखो। अगला अब हम पढ़ने वाले हैं एस्टरीकरण, है ना। तो भाई एस्टरीकरण का मतलब होता है एस्टर का निर्माण।
एस्टर का निर्माण वाली जो अभिक्रिया है उसे ही हम बोलते हैं एस्टरीकरण। तो यहां पर आप देखो देखो एसिड में आप देखोगे तो एसिड में ये वाला बॉन्ड टूटता है ना, और एल्कोहल में आप देखोगे तो एल्कोहल में ये वाला बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच से, ये इस तरीके से। तो आप देखो जल बाहर हो जाएगा। भाई ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये है अपना एल्कोहल, एल्कोहल। चलो तो भाई यहां पर आप देखो क्या बाहर हो रहा है, जल। तो ये बन जाएगा आपका आर सी ओ ओ आर, और ये जल का अणु बाहर निकल गया। तो ये क्या बन गया, एस्टर। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आर सी डबल ओ आर, इस तरीके से, है ना। तो ये यहां पर क्या बन गया, एस्टर। चलो पढ़ो एक बार। कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहलों अथवा फिनोलों द्वारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जैसे खनिज अम्ल उत्प्रेरकों की उपस्थिति में एस्टर बनाते हैं, है ना। भाई ये देखो H पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, अम्ल। एल्कोहल अथवा फिनोलों द्वारा सांद्र H2SO4, है ना, ये सल्फ्यूरिक अम्ल किसे बोलते हैं, H2SO4 को बोलते हैं, अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा कैसे ही। चलो अगला देखो। अगला अब हम देखने वाले हैं PCl5 PCl3 एवं SOCl2 के साथ अभिक्रिया। चलो देखो इनमें क्या होता है। देखो यहां पर क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो ये यहां से बाहर चला जाएगा और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन। इसी प्रकार यहां से ये बाहर चला जाएगा, तो ये बॉन्ड टूट रहा ना, ये, और एक क्लोरीन इधर इससे जुड़ जाएगा कार्बन से, है ना, ये कार्बन से जुड़ जाएगा, है ना। इसी प्रकार यहां से ये बाहर चला जाएगा और क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो देखो इधर, तो यहां पर देखो आर सी ओ और Cl प्लस, साथ में बनेगा PCl3 प्लस HCl, ये इस तरीके से, है ना। अब यहां पर देखो, तो यहां पर आर सी डबल बॉन्ड ओ Cl प्लस H3PO3, ये यहां पर ये बनेगा इस तरीके से, है ना। और यहां पर देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ Cl प्लस
SO2 प्लस HCl, ये इस तरीके से, है ना। चलो नोट करो ये सारी अभिक्रियाएं। कर लिया नोट? चलो देखो आगे। अब अगला हम देखने वाले अमोनिया के साथ अभिक्रिया, है ना। चलो देखो, तो जब आप अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो ये जो अमोनिया है इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना। तो देखो क्या बनेगा, तो यहां पर ये बन जाएगा RCOO NH4, ये इस तरीके से बन जाएगा। NH4 पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, है ना। अब इसमें आप देखो, इसका नाम यदि हम देखें तो इसका नाम हो जाएगा इसमें आप देखो R लगा हुआ है ना, तो यहां पर देखो ये क्या बन गया, साल्ट। आप देखो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो ये क्या बन गया, साल्ट। चलो नाम हम हटाओ, बाद में देखते हैं ना। अब आगे फिर इसको आपको गर्म करना पड़ेगा। आगे आप इसको क्या करोगे, गर्म। तो इसको उच्च ताप पर गर्म करना पड़ेगा, तो इसमें से बाहर क्या हो जाएगा, जल। अब जल बाहर कर दो आप, तो -H2O, जल बाहर कर दिया। तो ये आप देखो क्या बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा RCOO NH2, ये इस तरीके से बन जाएगा, है ना। चलो तो ये यहाँ पर क्या बना, अमोनियम साल्ट। क्या बोल सकते हैं इसको, अमोनियम साल्ट। लिख ले क्या नाम, चलो देख लो, अमोनियम साल्ट। चलो, और ये क्या बन गया, एमाइड। इस टाइप का जो कंपाउंड होता है जिसमें CONH2 ये ग्रुप होता, उसको हम क्या बोलते हैं, एमाइड। तो ये क्या बना, एमाइड, एमाइड। चलो अब यहां पर देखो, यहां पर भी वैसे ही होना है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बन रहा है, COO NH4 पॉजिटिव, है ना। तो इसका नाम लिखें, इसका नाम हो जाएगा अमोनियम बेंजोएट। क्या नाम हो जाएगा इसका, अमोनियम बेंजोएट। अमोनियम बेंजोएट, बेंजोएट, क्या नाम हो जाएगा इसका, अमोनियम बेंजोएट। चलो फिर आगे आप देखो, इसको गर्म करेंगे, उच्च ताप पर गर्म करते हैं ना, तो जल बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा, आगे जल। तो ये आपका बन जाएगा CONH2 बन जाएगा, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजामाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजामाइड।
बेंजामाइट, ये इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? बेंजामाइट। चलो एक बार पढ़ लो। कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनिया के साथ अभिक्रिया द्वारा अमोनियम लवण। भाई ये क्या है? लवण है ये। बनाते हैं जो अधिक उच्च ताप पर गर्म करने से एमाइड बनाते हैं। भाई आगे अपन इनको क्या कर रहे हैं? गर्म। तो क्या बन रहा है? एमाइड, है ना। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा का ऐसा ही। चलो आगे देखो। चलो आगे एक और अभिक्रिया हम देखते हैं। देखो इस प्रकार से यौगिक है, चक्रीय यौगिक है ना। एरोमेटिक आप देखो, चक्री एरोमेटिक है। और इसमें COOH कितने समूह लगे हुए हैं? 2। तो यहां पर जब अभिक्रिया होगी तो यहां पर ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक मोल इधर और एक मोल यहां पर। तो ये बन जाएगा आपका COONH4, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। और ये वाला COONH4, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इस प्रकार का यौगिक बनेगा। और इसका यदि हम नाम देखें तो इसका नाम हो जाएगा अमोनियम थैलेट। क्या नाम है इसका? अमोनियम थैलेट। याद रहेगा नाम, अमोनियम थैलेट। चलो अब आगे इसको गर्म करेंगे तो यहां से जल निकल जाएगा। उच्च ताप पर गर्म करेंगे, है ना, तो जल बाहर निकल जाएगा। तो एक अणु यहां से और एक अणु यहां से। तो देखो क्या बनेगा इधर। तो ये CONH2, CONH2 ये इस तरीके से बन जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा थैलेमाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? थैलेमाइड। चलो आगे इसको स्ट्रॉन्ग हीट, और भी ज्यादा अपन उच्च ताप पर इसको गर्म करते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, प्रबल ताप पर इसको गर्म करते हैं। तो आगे क्या होगा? यहां से NH3 बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा? NH3। भाई यहां से NH2 और यहां से एक H। तो आप देखो क्या बनेगा। ये इस तरीके से बन जाएगा, है ना।
ये अपन ने ऑक्सीजन को ऐसा ओपन करके बना दिया, तो इसका नाम है इसका नाम है थैलीमाइड। क्या नाम है इसका? थैलीमाइड। चलो समझ में आया इतना? नोट करो पूरा ये ऐसा कैसे। चलो कर लिया नोट? तो देखो पहले अभिक्रिया हुई तो क्या बना? अमोनियम थैलेट। फिर आगे आपने गर्म करा तो जल निकला, तो क्या बना? थैलेमाइड, है ना। फिर आगे आपने स्ट्रॉन्ग हीटिंग इसको और ज्यादा गर्म करा आपने प्रबल ताप पर, तो फिर आगे यहाँ से अमोनिया का अणु बाहर निकल गया, तो क्या बना? थैलीमाइड। ठीक है, नोट करो पूरा ऐसा का ऐसे। कर लिया ना? चलो आगे देखो। अब अगला हम वो अभिक्रियाएं देखेंगे जिनमें COOH समूह शामिल होता है ना। कार्बोक्सिलिक समूह, भाई ये COOH, इसे ही हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह। तो अब हम ऐसी अभिक्रिया देखेंगे जिनमें COOH समूह शामिल होता है ना। तो पहला है इसमें अपचयन, रिडक्शन। तो भाई यहां पर आप रिडक्शन करवाओगे, है ना। तो यहाँ पर आप लिथियम ले सकते हो, लिथियम ऑब्लिक ईथर लेना पड़ेगा, है ना। या फिर आप इसकी जगह पर B2H6 डाइबोरेन ले सकते हो, और सेकंड टाइम आपको H3O पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये COOH समूह का हो जाएगा अपचयन, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये COOH समूह जो है इसका अपचयन हो जाएगा, और ये बन जाएगा RCH2OH। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एल्कोहल, एल्कोहल। चलो पढ़ो एक बार, ध्यान रखना जो पॉइंट लिखे हुए हैं इसमें। कार्बोक्सिलिक अम्ल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा डायबोरेन द्वारा प्राथमिक एल्कोहल में अपचयित हो जाते हैं। ठीक है, काय में अपचयित हो रहे? प्राथमिक एल्कोहल। डायबोरेन, एस्टर, नाइट्रो, हेलो इत्यादि जैसे प्रकार्यात्मक समूहों को सरलता से अपचयित नहीं करता, ध्यान रखना। एस्टर, नाइट्रो, हेलो। अगला, सोडियम बोराहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक समूह को अपचयित नहीं करता, ध्यान रखना। सोडियम बोराहाइड्राइड, सोडियम बोराहाइड्राइड, है ना। इसका फॉर्मूला यदि अपन देखें तो NaBH4, क्या फॉर्मूला होता है? NaBH4। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बोराहाइड्राइड। तो ध्यान रखना जो सोडियम बोराहाइड्राइड है वो कार्बोक्सिलिक समूह का अपचयन नहीं करता है। ठीक है, नोट करो। कर लिया नोट? आगे देखो। चलो अब अगली अभिक्रिया है इसमें वी कार्बोक्सिलन, वी कार्बोक्सिलन, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन। मतलब यहां पर क्या होता है? CO2 बाहर हो जाती। क्या बाहर हो जाती है? CO2। देखो जैसे यहां पर हमने ये साल्ट ले रखा है, और एरो पर आप देखो NaOH और CaO, तो इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं सोडा माइड, सॉरी, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं सोडा लाइन।
क्या बोलते हैं इन दोनों को मिलाकर? सोडा लाइम। तो जब अपन इसको सोडा लाइम के साथ जब अपन इसको गर्म करते हैं तो यहां पर आप देखो CO2 बाहर हो जाएगी, तो RH, और यहां से CO2 बाहर होती है तो वो जो CO2 है वो Na2CO3 के रूप में बाहर चली जाती है। तो यहां पर क्या बन रहा है? हाइड्रोकार्बन। क्या बन रहा है यहाँ पर? हाइड्रोकार्बन। पढ़ो एक बार। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों को सोडा लाइम, ये इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। और इनका अनुपात आप देखोगे तो इनको 3:1 में लेते हैं, है ना, के साथ गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, भाई जो CO2 है वो निकल जाती है, एवं हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया वी कार्बोक्सिलन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? डी कार्बोक्सिलेशन। चलो नोट करो। चलो कर लिया नोट? अगला देखो। अब हम वो अभिक्रिया देखेंगे जो हाइड्रोकार्बन भाग में प्रतिस्थापन के कारण होती है ना। तो हाइड्रोकार्बन भाग में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। चलो, तो पहला है हेलोजिनेशन। पहली अभिक्रिया कौन सी? हेलोजिनेशन। देखो, जैसे ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले रखा है, तो ये है क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन जो होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा। तो यहां पर क्या होता है भाई, ये जो हेलोजन है इस अल्फा कार्बन से जाकर जुड़ता है, और यहां से ये जो हाइड्रोजन है वो बाहर चला जाता है ना। तो देखो क्या बन जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा RCH, ये इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, यहां पर यदि हम X2 की बात करें तो आप यहां पर Cl2 ले सकते हो, Br2 ले सकते हो, है ना। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर जो हेलोजन है वो कौन से कार्बन पर जुड़ गया आकर? अल्फा कार्बन पर। अल्फा कार्बन से आप देखो हाइड्रोजन गया और उसकी जगह पर कौन जुड़ गया? हेलोजन। पढ़ो एक बार। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होते हैं, लाल फास्फोरस की अल्प मात्रा की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ, मतलब लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हो रही है ना, क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया द्वारा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। इस अभिक्रिया को हेल्फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, ध्यान रखना नाम क्या है इसका? हेल्फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, है ना। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा कैसे। कर लिया नोट? चलो अगली अभिक्रिया देखो। अगला है वलय प्रतिस्थापन, है ना। तो यहां पर क्या है कि भाई जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है, जब आप इसको बेंजीन रिंग से जोड़ दोगे, जैसे आप देखो यहां पर ये रिंग से हमने जोड़ दिया, तो भाई इस कंपाउंड को अब हम क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। और मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई इसका यदि हम देखें तो इसका -m प्रभाव होता है। कौन सा प्रभाव होता है? -m। तो ये क्या करेगा? इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा,
इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। तो भाई ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पेरा पोजीशन पर कम कर देगा। तो भाई जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सी पोजीशन पर आक्रमण करेगा? मेटा पर। क्योंकि भाई आर्थो और पेरा पर तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया, ज्यादा कहां पर बचा? मेटा पर। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पर। चलो देखो, जैसे यहां पर नाइट्रेशन करवा रहे हैं, तो नाइट्रेशन में यदि हम इलेक्ट्रोफाइल देखें तो नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 पॉजिटिव। अब ये मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। यहां पर आप देखो, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल, यहां पर ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल होता है Br पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? Br पॉजिटिव। तो ये कहां पर अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पर। तो देखो इधर क्या बन जाएगा, COOH, और ये मेटा पोजीशन पर जोड़ दो, है ना। और इसमें देखो COOH, और ये मेटा पोजीशन पर जोड़ दो। अच्छा, इसका नाम बताओ। तो नाम लिखें, तो नाम हो जाएगा इसका, देखो ये कौन सी पोजीशन पर है? मेटा। तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और इसका नाम देखो, यहां भी मेटा पोजीशन पे ही है, तो मेटा ब्रोमो। तो नाम हो जाएगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। चलो पढ़ो एक बार। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एरोमेटिक है ना ये, और नाम क्या है इसका? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। क्या नाम है इसका? बेंजोइक एसिड। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह एक निष्क्रियक एवं मेटा निर्देशी समूह की भांति व्यवहार करता है ना। तो ध्यान रखना, जो कार्बोक्सिलिक समूह है ये निष्क्रियक और काय की तरह काम कर रहा, मेटा निर्देशी समूह। क्योंकि आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको कहां पर जुड़ने का निर्देश दे रहा है? ये मेटा पोजीशन पर। तो हम इसे क्या बोलेंगे? मेटा निर्देशी समूह। ठीक है, नोट करो। कर लिया नोट? चलो आगे देखो। चलो अब ये एक पॉइंट याद रखना, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल फ्रीडेल क्राफ्टस अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। ध्यान रखना, जो फ्रीडेल क्राफ्टस अभिक्रिया है वो नहीं देते हैं ये, है ना। चूंकि कार्बोक्सिलिक समूह निष्क्रियक समूह है, ये कारण है ना उसका, समूह है एवं उत्प्रेरक एल्यूमिनियम क्लोराइड, लुईस अम्ल लेते ना यहां पर, एल्यूमिनियम क्लोराइड कार्बोक्सिल समूह से आबंधित हो जाता है। भाई ये जो लुईस अम्ल आप लेते हो वो कार्बोक्सिल समूह के साथ ही जुड़ जाता है, इसलिए यहां पर अभिक्रिया नहीं होती है। तो अच्छे से ध्यान रखना, जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं इनमें फ्रीडेल क्राफ्टस अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, चलो नोट करो ये पॉइंट। कर लिया नोट? चलो ठीक।
तो यहाँ पर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम कल से चालू कर देंगे नया चैप्टर।